स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल रीफ स्पेस स्टेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो हिसाब समझिए कि आईएसएस का टाइम अब आ रहा है। तो अगला आईएसएस का तैयारी करने की बात चल रही है। तो यहाँ समझिए आईएसएस अभी तो बहुत खतरा में, पहला तो अभी सबसे बड़ा खतरा है पॉलिटिक्स का, दूसरा उसका एज हो चुका है, यानी कि आईएसएस अब खुद ब खुद ऊपर जाना चाहता है, हो गया, उसका काफ़ी टाइम हो चुका है। और अभी आईएसएस का सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये नासा के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि पैसा पानी की तरह पीता है। और नासा ऐसे जगह पे चाहता है कि यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाने की जगह पे वो बस रेंट करना चाहता है स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में जगह चाहिए इसको। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, कमर्शियल लियो डेस्टिनेशन। मैंने पहले भी बात किया था इसके बारे में। तो हिसाब ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे अब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मतलब जिस टाइम स्टार्ट किए थे अरे चलो करते हैं, लेकिन अब रशिया हुआ करने लगा तो हो गया कि नहीं भैया इसको तुरंत एकदम हाई प्रायोरिटी डालो। तो स्टाफ ये मतलब हिसाब ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। और इस बार यह है कि अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अर्ली स्टेज में है, यानी कि नासा पेमेंट करेगा, जिसका भी डिज़ाइन वो सेलेक्ट करेगा उसको पेमेंट किया जाएगा कि आप अपना डिज़ाइन डेवलप करें। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि नासा सिर्फ सीड फंडिंग का काम कर रहा है, यानी कि हम गाड़ी खोल देंगे लेकिन पूरा का पूरा मतलब समझ डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ ऑर्बिटल रीफ को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये समझिए जेन 4 टाइप का स्पेस स्टेशन है। जैसे कि अगर चाइना जो अभी स्पेस स्टेशन है वो जेन 3 है, मतलब सीधा साधा मॉड्यूल जोड़ जोड़ दे रहा है। और जेन 4 यानी कि आईएसएस में चीज़ बनाया जा रहा था अंतरिक्ष में। तो ये समझिए उसी टाइप का ये बनाया जाएगा अंतरिक्ष में, यानी कि बड़े बड़े मॉड्यूल्स जोड़ के एक बैकबोन बनेगा, जैसे कोर मॉड्यूल कहा जाएगा, और उसके साइड से जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे समझिए कोर मॉड्यूल जो है बहुत बड़ा है, यानी कि 7 मीटर डायमीटर का है, यानी कभी मतलब आईएसएस से अराउंड 40% डायमीटर में ज़्यादा बड़ा है। तो अंदर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसका इतना बड़ा डायमीटर क्यों है? क्योंकि 7 मीटर का कोई है नहीं रॉकेट जो अभी एक्टिव है जो इसको कैरी कर सके। वजन में बहुत रॉकेट हो सकता है जो इसको कैरी कर ले, कि मतलब जितना टन का लोडिंग होगा वो हैंडल कर सके, लेकिन बात है डायमीटर किसी का उतना बड़ा नहीं है। तो हिसाब ये बन रहा है कि न्यू ग्लेन रॉकेट पे बारे में बात चल रहा है, यानी कि ये ब्लू ओरिजिन का सपोर्ट है। सपोर्ट का ये मतलब कंट्रीब्यूशन कि इस प्रोजेक्ट का जो सेंट्रल स्पाइन है वो, यानी कि कोर मॉड्यूल जो है ये डोनेट करेंगे। तो कोर मॉड्यूल ऐसा डिजाइन किया वो सिर्फ न्यू ग्लेन रॉकेट में लॉन्च किया जा सकता है, या उससे बड़े रॉकेट पे जैसे कि स्टारशिप हो जाए या आपका एसएलएस हो जाए। अभी करेंटली कोई रॉकेट नहीं है जो 7 मीटर का चीज वो कैरी कर सकता है। और कोर मॉड्यूल जो है वो बहुत बड़ा बहुत हार्ड है, मतलब मेन रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर इन्फ्लेटेबल डिज़ाइन ऐड किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉड्यूल इन्फ्लेटेबल हो सकता है कि जैसे रिसर्च मॉड्यूल के केसेस में बात किया जा रहा है वहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लिविंग क्वार्टर्स को जैसे लाइफ मॉड्यूल जो है उसको इन्फ्लेटेबल रखेंगे ताकि वहाँ पे लोगों को कंफर्टेबली ज़्यादा जगह रह सके। और एक इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल जो है 10 लोगों को कंफर्टेबली रख सकता है। और ये सिर्फ मॉड्यूल की बात कर रहा है। ऐसे समझिए 3 मॉड्यूल का सेटअप है। आपका हो गया रिसर्च मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल और आपका लाइफ मॉड्यूल। ये स्टेशन कंप्लीट। इसके ऊपर आपको जितना एक्सटेंड करना कीजिए। तो आप इस तरह का ये कोर देखेंगे, ये हो गया एक यूनिट, ऐसा 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। आप ऐड करते जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। तो मान ली खाता खोलने टाइम वो लोग एक ही बनाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसा उसका सक्सेस होता है, जैसे जैसा फंडिंग होता है, वैसे एक्सटेंड करते चला जाएंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है और काफ़ी दूर तक ये एक्सपेंड किया जा सकता है। लाइफ मॉड्यूल का काम है कि एकदम कंफर्टेबल जगह हो, और जगह देने का ज़्यादा कारण ये है कि ये लोग चाहते हैं कि ये जगह जो है एज ए मतलब स्पॉट्स के तौर पे बेचा जाए। यानी कि यहाँ पे अगर जैसे कोई कंपनी चाहती है कि हम स्पेस टूरिज्म का काम करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा, भैया देखो आपको 2 लाइफ मॉड्यूल हम देते हैं, आप उसमें मैनेजमेंट करो, और आपको जो बेचना है बेचो, हमें इतना रेंट दे दो इस जगह। फिर मान लीजिए कोई लैब्स है, रिसर्च लैब है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि भैया हमें ऑप्टिकल फाइबर बनाना है, ऑप्टिकल फाइबर का क्रिस्टल जो कि कई मिलियन डॉलर्स का होता है उसे हमें बनाना है, तो ठीक है, तो उसके लिए एक रिसर्च मॉड्यूल उनको दे दिया जाएगा। फिर नासा बोलता नहीं हमें रिसर्च के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए अलग मॉड्यूल दे दिया है। मतलब समझिए ये होटल जैसे बना रहे हैं, इसको रेंट किया जाएगा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम के हिसाब से, और इसी बेसिस पे कि कितना बिक रहा है, कितना फंडिंग आ रहा है, उसके हिसाब से ये बड़ा करते चले जाएंगे। और इसका डिज़ाइन में बहुत सारा चीज़ सीख के बनाया गया है, जो आईएसएस में अच्छा था, आईएसएस में बुरा था, सबको सीख समझ के बनाया जा रहा है। और इसीलिए इसका सेंट्रल स्पाइन इतना बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर सेंट्रल स्पाइन जितना बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि इससे कम छोटे स्पाइन में, यानी जो नॉर्मल रॉकेट में लॉन्च किया जा सकता है वैसा नहीं कर सकते। बात है कि अगर बड़े स्पाइन से करते हैं तो ज़्यादा दूर तक ये एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ऑर्बिटल रिफ यही कोर डिज़ाइन वही है कि मॉड्यूल्स ले लेके जोड़ जोड़ के एक असेंबल करके बनाते जाना है। और हर एक मॉड्यूल एक कंप्लीट यूनिट को अराउंड 100 किलोवाट आवर तक का सोलर पैनल दिया जाएगा और रेडिएटर तक। अब बात कर
कहते हैं ये प्रोजेक्ट जो है ये अभी सिर्फ अर्ली डिजाइन फेज में है, तो अभी पार्टनरशिप के बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका सबसे बड़ा प्लेयर है ब्लू ओरिजिन, कोर मॉड्यूल उन्हीं का है। फिर सीआरआई स्पेस जो ये प्लेन को डोनेट करेंगे, और बोइंग डोनेट करना गलत होगा, मतलब समझिए पार्टनरशिप के तौर पर करेंगे। बोइंग डोनेट करेगा ये। इसका काम होगा कि भैया जाओ ह्यूमन रेटिंग रखो। कारण ये कि आईएसएस में समझ में आया कि कभी भी वन पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिगड़ा तो सबके सब लटक गए। जैसे स्पेस शटल लटका तो पूरा का पूरा यूएसए लटक गया, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दो क्राफ्ट हमेशा रहेंगे। और बहुत सारे और छोटी छोटी कंपनी छोटे छोटे डिपार्टमेंट को संभाल रही है। और देश के तौर पे कितने देश लोगों का कंट्रीब्यूशन है, नासा तो अपना ही समझ के संभाल रहा है, और जैक्सा यानी कि जापानीज स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन के तौर पे साइन अप कर लिया है। वो सीआरआई स्पेस के लिए रॉकेट का डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पेस नहीं जा सकता, इसको रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जाता है। तो ये किस किस रॉकेट के ऊपर रखा जा सकता है वो नंबर अभी बहुत लिमिटेड है। उसी के लिए जैक्सा पे नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है। और जैक्सा ऑलमोस्ट सारा मॉड्यूल को डिलीवर कर सकता है स्पेस में। अगर मान ली किसी कारण से अमेरिकन सिस्टम में देरी हो जाती है तो जापानीज सिस्टम संभाल लेगा, सिवाय इसको छोड़ के, क्या बोलते हैं, मतलब कोर मॉड्यूल को छोड़ के बाकी सब किया जा सकता है। और अडाप्टर के तौर पे यानी कैसे माउंटिंग किया जाएगा, इंटरनेशनल डॉकिंग अडाप्टर यूज करेंगे। इससे दो फायदा होता है, यानी कि जितने भी चीज बन चुके, जैसे वो ड्रैगन क्राफ्ट हो, बोइंग हो या सियारा हो, ये सब काम करेगा, क्योंकि ये सब में इंटरनेशनल डॉकिंग अडाप्टर है। यानी कि मान ली कल को कोई और कंपनी अपना क्राफ्ट बनाना चाहती है और डॉक करना चाहती है इसके साथ, उनको इंटरनेशनल डॉकिंग अडाप्टर को फॉलो करना है और आराम से डॉकिंग कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी नहीं है, कस्टम नहीं है, सबके लिए खुला, आप बना सकते हैं, आ सकते हैं। सिवाय चाइना और रशिया को छोड़ के सबको आने दे दिया जाएगा। और बोइंग स्टारलाइनर मेन क्राफ्ट है, और सियरा स्पेस का ड्रीम चेसर दूसरा मेन क्राफ्ट है। ये दो मेन है। और ड्रैगन के बारे में इसलिए बात नहीं हो रहा कि ड्रैगन से ये इंडिपेंडेंट चलना चाह रहे हैं। और कारण यह है कि एक तौर से यही है कि अमेरिका जो है स्पेस एक्स पे डिपेंडेंट हो गया है। ये बात किसी के लिए भी सही नहीं है, बाकी सब कंपनी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उनका स्टॉक वैल्यू घटता चला जाता है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है। घूम फिर के आपको तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, जब देखो तब सब स्पेस एक्स का बात करता है। तो स्टॉक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि स्पेस एक्स सपोर्ट नहीं कर सकता, या मान लीजिए अगर ये कंपनी चाहती है कि हमें स्पेस एक्स कि आप सपोर्ट करें, इलॉन मस्क हंसी खुशी सपोर्ट करेगा, हर कोई करेगा, हर कोई चाहेगा भी कि इतना बड़ा मतलब आप गैम्बल खेल रहे हो, क्योंकि सक्सेस हुआ, प्रॉफिट दबा के आने वाला है। तो उस केसेस में पार्टनरशिप चाहेंगे। लेकिन बात वही है कि घूम फिर के सबका यही हो जा रहा है कि जब देखो तब स्पेस एक्स, जब देखो तब स्पेस एक्स, सुतो उठो स्पेस एक्स, सुतो उठो स्पेस एक्स। वो हटाने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में स्पेस एक्स का नाम नहीं लिया गया है। पूरी तौर से इंडिपेंडेंट है कि बिना स्पेस एक्स के भी यूएसए है। यूएसए में मतलब करीब 50 कंपनी है जो स्पेस संभालती है, वो सबके सब खाली नहीं है, सब कुछ कर ही लेंगे। और इसीलिए सबको कोलैबोरेशन करके बनाया जा रहा है जो स्पेस एक्स इंडिपेंडेंट है। अगर स्पेस एक्स को सपोर्ट करना चाहता है आराम से कर सकता है, मना नहीं करेंगे। बस चाह रहे हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा परसेप्शन ऐसा रहे कि बिना स्पेस एक्स के भी हम लोग हैं। क्योंकि स्पेस एक्स के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्टारशिप जो बना रहे हो वो अकेले इसका एक मॉड्यूल के बराबर का है, अकेले वो आधा काम कर लेगा। तो उतना मतलब स्पेस एक्स को उतनी हड़बड़ी नहीं है। अब बात करते हैं इस पर जो थोड़ा तिगड़म वाला बात है कि सबको समझ में आया स्पेस स्टेशन आप बना रहे हो, चाइना क्यों नहीं बनाना। जब बात बनाने में दिक्कत होता है कि बाहर जाना पड़ता है किसी को बोल्डिंग करने के लिए, कनेक्टर्स जोड़ने के लिए, काफ़ी तिगड़म वाला होता है। तो बाहर जाने के लिए चाहिए ईवीए यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के लिए आपको जुगाड़ चाहिए। तो वो सूट से किया जाता था, वो डिसाइड हो गया आईएसएस का एक्सपीरियंस का वो अच्छा आइडिया नहीं है। तो डिज़ाइन किया जाता है सिंगल पर्सन स्पेस क्राफ्ट, यानी कि इस तरह का एक पॉड जैसा है। मतलब अभी सिर्फ सीजीआई है, मॉकअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। तो हिसाब यह है कि सूट के जगह पे इस पे जाएंगे। तो बोलेंगे इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण यह है कि अगर इसमें जाते हैं तो पहली बात ये चेंबर का प्रेशर जो है वो फुल एटमॉस्फेयर है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर है। तो आपको प्री ब्रीदिंग नहीं करना पड़ेगा। स्पेस सूट के साथ आप जनरली 1 एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हैं लेकिन आप ऐसे तने रहोगे, हाथ हिला नहीं पाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो उसमें जनरली प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। साइड इफेक्ट, आप स्पेस स्टेशन के अंदर 1 एटमॉस्फेयर ब्रीथ कर रहे हो, बाहर जाने वाले हो तो 15 ये मतलब कि ये लो प्रेशर प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करोगे तो आपका बॉडी को नाइट्रोजन हटाना पड़ता है, जिसे हम लोग प्री ब्रीदिंग स्टेटस कहते हैं। कि प्री ब्रीदिंग एक काम होता है, मतलब 1-2 घंटा तक खा सकता है। तो वो टाइम लगता है कि मतलब आपको बाहर जाना है उससे पहले आपको 1-2 घंटा खपाना पड़ जाएगा। तो इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं। इसमें लैच मतलब ये डॉक करेगा नीचे से और अंदर से एस्ट्रोनॉट घुस जाना है, काम खत्म। और ये एस्ट्रोनॉट नॉर्मल कपड़ा में जैसे मैं हूँ वैसे ही घुस जाना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि ये बड़ा यूनिट है तो हर चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कितने घंटे ये संभाल सकता है वो भी ज़्यादा है, कितना प्रोपेलेंट है यानी कितना दूर आगे पीछे कर सकता है वो भी ज़्यादा है। हैंड की जगह 2 हैंड की जगह 3 हैंड दिया जा रहा है। तो मतलब फ़ायदा तो होगा ना, बड़ा आप असेंबली बना रहे हो।
और मतलब ये समझिए आईएसएस में ये बैकग्राउंड में बहुत सालों से काम किया जा रहा था, बस ऑर्बिटल रीफ के लिए मतलब ये कंपलसरी है। आईएसएस बिना इसके भी चल सकता था, लेकिन ऑर्बिटल रीफ के केसेस में डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टूल होगा, यानी इसका डेवलपमेंट साथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस तरह के रोबोटिक्स आर्म्स रहेंगे, इस सब का भी डेवलपमेंट हो चुका है। और बात है कि आर्म कोई उतना इंसानी हाथ जितना तो है नहीं, लेकिन बात है कि आर्म्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली सारे एक्सटर्नल बोर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि सबको लैच करके काम किया जा सके। तो जगह है औजार रखने का, मतलब यहाँ पे एक ड्रॉअर भी रहेगा जिसके अंदर सामान रखे रहेंगे, लाइफ सपोर्ट है, कॉम्स है, सब चीज़ हो जाएगा। और 3 मैनिपुलेटर आर्म दिया जाएगा। कारण यही है कि चाहते कि अगर अगर होता है कि एक्स्ट्रा वेगुलर एक्टिविटी करना है, मान लीजिए बाहर जाके सोलर पैनल को खोलना है या लैच हो गया, कुछ कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत गए, कर लिए, आ गए, काम खत्म। मतलब उस पर दिमाग नहीं लगा कि पूरा एक दिन का प्लानिंग करो कि आज एक एस्ट्रोनॉट बाहर जाना चाहता है। ये नहीं होना चाहिए। तो पूरा टारगेट यही चीज़ पे बनाया गया कि फटाफट सब काम हो सके, टाइम कम लगे, और मतलब इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ये मतलब समझिए पहले से काम चल रहा था सिंगल पर्सन स्पेसक्राफ्ट, इसको ऑर्बिटल रीफ का फाउंडेशन है। मतलब ये सक्सेसफुल होगा तभी ऑर्बिटल रीफ आगे का काम कर सकता है। अब बात करते हैं कितना टाइमलाइन के बारे में यहाँ बात करें जो इस तरह का पूरा सिस्टम देखने के लिए। तो हिसाब समझिए कि एक सेक्शन यानी कि जिसको 3 लॉन्च लगेगा, वो कम से कम 2030 से पहले बहुत आराम से हो जाना चाहिए। और यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा बात है कि इसमें 2 कंपनी है जो दोनों भगवान भरोसे कंपनी है। जैसे कि बोइंग है, भगवान भरोसे वो डीले पे चल रहे हैं, ब्लू ओरिजिन है, भगवान भरोसे डीले पे चल रहे हैं। तो सिवाय मतलब ड्रीम चेसर को छोड़ के बाकी सब बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। ड्रीम चेसर स्पेस जा चुका है, ह्यूमन रेटिंग नहीं है लेकिन स्पेस जा चुका है। मतलब ये अभी तक ढंग से ये भी नहीं है, ये तो मतलब जाके बर्थिंग वर्थिंग कर चुका है। तो इसको बात है कि फंडिंग चाहिए एक्स्ट्रा ह्यूमन रेटिंग करने के लिए, तो फंडिंग की बात चल रही थी। और चूंकि ये ऑर्बिटल रीफ में काम हो रहा है तो इसको फंडिंग अब मिलना शुरू हो गया है। और आइडियली नासा चाहता है कि ओवरलैप हो, यानी कि आईएसएस को रिटायर आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती का मतलब अगर कांग्रेस सपोर्ट करना भी चाहती है, कांग्रेस खुद ही कैंसिल करने लगे, भैया ये बहुत ज़्यादा बिल खा रहा है। तो आईएसएस का रिटायरमेंट फिक्स है, वो होना ही है, 2030 से पहले उसे रिटायर करना ही पड़ेगा। बात है कि उसका रिटायरमेंट अगर मान लीजिए यहाँ खत्म हो रहा है, चाह रहे कि इसके बाद ना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ओवरलैप रहे कि 2 और स्टेशन रहे अंतरिक्ष में। तो टारगेट ये है अगर ये कर पाते हैं तो। और मेन फंडिंग यहाँ पे समझिए कि प्राइवेट सेक्टर से आएगा, ना कि नासा देगा। नासा सिर्फ सीड फंडिंग कर रहा है कि हम आपको थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं, शुरू का खाद दे रहे हैं, मेन काम नहीं करना है इनको। और अगर टारगेटिंग सब चीज़ सही रहा, सारा टाइमलाइन पे मेंटेन किया जा सका, लियो मैन्युफैक्चरिंग 2030 तक में शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे फाइबर ऑप्टिक्स के केस में कहा कि वो उतना प्रॉफिटेबल है, लोग बनाना चाहते हैं, अब भी बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप ऑप्शन दे दो, कंपनीज आपको पैसा देगी कि हम आपसे खरीद लेंगे उतना महंगा पार्ट, क्योंकि मतलब जेन्युइनली उतना एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और बहुत सारी और केसेस में जैसे कि 3D प्रिंटेड ऑर्गन जो है वो पॉसिबल है, हम लोग अभी बना सकते हैं, बस धरती में नहीं बना सकते। बोले ऐसा क्यों? बात है धरती में ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण अगर आप सेल के ऊपर सेल वॉल प्रिंट करते चले जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाता है अपना वजन पे। जीरो ग्रेविटी में प्रिंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हार्ट जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रिंट करना पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि 1-2 टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद सक्सेसफुल हो जाता है, दुनिया का वो मतलब अमीर लोगों का सारा का समस्या ही खत्म हो जाएगा भैया। ये समझ लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। और फिर बोलेंगे जैसे अमीर लोगों का सॉल्व होगा, धीरे धीरे वो मिडिल क्लास तक आ जाएगा। जैसे सोचिए कि मोबाइल शुरू में अपर क्लास का टूल था, देखते देखते मिडिल क्लास हो गया, अब तो लोअर क्लास तक में भी पहुंच गया। वैसे ही सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर ये सही से खुलता है 2030 तक में, बहुत स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये इतना जगह दे रहा है। आईएसएस समझिए किसी तरह रोग आके कोच कांच के काम कर रहे थे, ये वैसा नहीं बनाया चाहिए। ये शुरू से जगह चाहिए हमको। और जितना अभी तो मतलब 3 मॉड्यूल कर रहे हैं, जनरली 3 नहीं होने वाला, स्टार्टिंग तो 1 से ही होगा, उसके बाद अटैच पे अटैच करते जाएंगे, बहुत बड़ा बना सकते हैं। जैसे जेफ बेजोस का जो पर्सनल ड्रीम है कि वो ऑर्बिट में सारा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जो भी पोल्यूटिंग काम है, जो भी मेन तिगड़म वाला डर्टी काम है, वो ऑर्बिट में करो, धरती को एकदम बायो रिजर्व के तौर पे इंटैक्ट रखो कि वहाँ पे ऑर्बिटिंग ये मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा किया जा सकता है? फिजिक्स एक्चुअली प्रेफर करता है, आप कर सकते हो, काफ़ी केसेस में कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि कोई जगह नहीं है। तो ये खाता खोलने का काम करेगा कि ठीक है स्टार्ट कीजिए। और जो कि सारे गवर्नमेंट को इसमें एक्सेस मिल जाएगा कि मतलब सिवाय चाइना और रशिया को छोड़ के, कि जैसे मान लीजिए इंडिया को है कि हमें एस्ट्रोनॉट्स भेजना है, तो खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की जगह पे वो चाहे तो अपना ये बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, बनाए, या तो डायरेक्ट राइट शेयर करके खुद चले जाएं, या तो मतलब यहाँ परमानेंटली जगह भी खरीद सकते हैं कि भैया एक रिसर्च मॉड्यूल ना आप हमारे लिए परमानेंटली रिजर्व कर दो, इतना इसका पैसा लगेगा, उसको हम आपको देते हैं, लेकिन ये रिजर्व कर दो हमारे लिए। तो ये भी किया जा सकता है। तो ये सब का टाइमलाइन है अराउंड 2030 तक में। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑर्बिटल रीफ के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं ऐसा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।